हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कोलाइडल स्टेट का लेक्चर नंबर 6 शुरू करेंगे। आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में मैंने कोलाइडल सोल्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था और उनके क्लासिफिकेशन पे बहुत ही डिटेल्ड बातचीत की थी। आज इस लेक्चर में हमारा दो एजेंडा है। एक, हम प्रिपरेशन कैसे कोलाइड्स का किया जाता है ये सीखेंगे, और प्रिपरेशन के दौरान कोलाइड्स में कई बार इंप्योरिटीज आ जाती हैं, तो उस इंप्योरिटीज को रिमूव करने का है ना क्या तरीका है, यानी प्यूरिफिकेशन, उसके बारे में सीखेंगे। तो दो चीजें सीखना है हम लोगों को इस लेक्चर में। पहला, कोलॉइड्स कैसे बनाए जाएं, और दूसरा कैसे उनकी साफ सफाई की जाए। तो लेक्चर नंबर 6 है ये, प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स पढ़ने जा रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स जो है, मैं यहां लिख रहा हूं, प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि दो बातें होती हैं। आपको पता होगा कि कोलॉइड्स के लिए पार्टिकल साइज जो है, कोलॉइड्स के लिए जो कोलॉइडल पार्टिकल है उनका साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा और 1000 नैनोमीटर से क्या छोटा होना चाहिए। तो कई बार चीजें इस डायमेंशन में नहीं होती हैं। अगर 1 नैनोमीटर से छोटा पार्टिकल है तो हमको कंडेंसेशन मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा, जहां छोटे छोटे पार्टिकल को मिलाकर हम बड़ा पार्टिकल बना दें, ग्रो करें और बड़ा होकर के उसे पार्टिकल कोलाइडल डायमेंशन में ले आए। तो ऐसे मेथड जिससे हम छोटे पार्टिकल्स को है ना बड़ा कर सकें, उनको हम लोग कंडेंसेशन मेथड कहते हैं। ठीक है, कंडेंसेशन मेथड कहा जाता है। तो पहला मेथड तो यही हो जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड का पहला मेथड है कंडेंसेशन मेथड, जहां पर छोटे पार्टिकल्स को बड़ा करना हमें करते हैं हम लोग, है ना, ताकि वो कोलाइडल डायमेंशन में आ जाए। अक्सर ये पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। अगर पार्टिकल साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा है तो सस्पेंशन के डायमेंशन में चला जाएगा। तो वहां पे क्या है, बड़े पार्टिकल को तोड़ तोड़ के हमें छोटा पार्टिकल करना होगा ताकि फिर से वो कोलाइडल डायमेंशन में चला आए। समझ में आ रही बात आपको? ठीक है, कोलाइडल डायमेंशन में चला आए। तो वो मेथड जिससे हम तोड़ तोड़ कर पार्टिकल को छोटा करते हैं, देखिए, छोटे पार्टिकल को कोलाइडल डायमेंशन में लाने के लिए कंडेंसेशन मेथड, और बड़े पार्टिकल को तोड़ तोड़ के कोलाइडल डायमेंशन में ले आने का मेथड जो है ना, वो डिस्पर्शन मेथड कहलाता है। तो हम उसको जो है ना डिस्पर्शन मेथड कहते हैं। डिस्पर्शन मेथड ये तोड़ फोड़ का मेथड है, पार्टिकल्स को छोटा करना। कंडेंसेशन मेथड दो तरह के हो जाएंगे, है ना। आप जो लोगों को जमाते हैं, बड़ा करते हैं पार्टिकल्स को, वो दो तरीके से किया जा सकता है। केमिकल मेथड, आप केमिकल मेथड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फिजिकल मेथड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप फिजिकल मेथड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। केमिकल मेथड्स कौन कौन से? तो कई सारे मेथड्स हैं। पहला, डबल डिकम्पोजिशन मेथड, डबल डिकम्पोजिशन मेथड, डिकम्पोजिशन मेथड। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन मेथड, नेक्स्ट है बी ऑक्सीडेशन मेथड, ऑक्सीडेशन मेथड हो जाएगा। अगला है रिडक्शन मेथड। ठीक है, रिडक्शन मेथड। हाइड्रोलिसिस मेथड भी है, एक मेथड हो जाएगा, है ना, बाय हाइड्रोलिसिस। तो 4 मेथड तो ये हो गए, है ना, डबल डिकम्पोजिशन मेथड, ऑक्सीडेशन मेथड, रिडक्शन मेथड, हाइड्रोलिसिस मेथड। फिजिकल मेथड्स की अगर आप बात करिए, ठीक है, तो फिजिकल मेथड्स भी कई तरह के हो सकते हैं। ठीक है, पहला क्या है, पहला मेथड हो जाएगा फिजिकल मेथड में, फर्स्ट मेथड हो जाएगा ना एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट मेथड, एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट मेथड। दूसरा मेथड है एक्सेसिव कूलिंग मेथड, एक्सेसिव कूलिंग मेथड। ठीक है, और तीसरा मेथड है जहां पे हम वेपर को किसी सॉल्वेंट में कंडेंस कराते हैं, है ना, कंडेंसेशन ऑफ वेपर इन सॉल्वेंट मेथड। ठीक है, ये एक मेथड हो गया। तो ये दो मेथड जो मैंने
मैंने अभी बताया आपको है ना, ये कंडेंसेशन मेथड है, या छोटे छोटे पार्टिकल को बड़ा करते हैं। केमिकल मेथड 4 तरह के हो गए, डबल डिकम्पोजिशन मेथड, ऑक्सीडेशन मेथड, रिडक्शन मेथड और हाइड्रोलिसिस मेथड। फिजिकली चीजों को, छोटे चीजों को जोड़कर बड़ा करना, छोटे पार्टिकल्स को बड़ा करने का मेथड है एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, एक्सेसिव कूलिंग और कंडेंसेशन मेथड। जबकि तोड़ने का, बड़े बड़े पार्टिकल्स को तोड़ तोड़ के छोटा करने का कई मेथड हो सकता है। आप है ना इसको मशीन से कर सकते हैं, उसको मैकेनिकल डिस्पर्जन कहते हैं, मैकेनिकल डिस्पर्जन कहा जाता है। आप बिजली से भी पार्टिकल्स को तोड़ सकते हैं, है ना, उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन कहते हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन कहा जाता है ना। इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन को ब्रेडिक्स आर्क मेथड भी कहते हैं, है ना, ब्रेडिक्स आर्क मेथड कहा जाता है। जबकि मैकेनिकल डिस्पर्जन जो है हम लोग उसे कोलाइडल मिल से करते हैं, ठीक है, कोलाइडल मिल से किया जाता है। इसके अलावा है ना कई बार हम साउंड वेव से भी पार्टिकल्स को तोड़ने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है ना। हम उसको अल्ट्रा सोनिक डिस्पर्जन कहते हैं, ठीक है, अल्ट्रा सोनिक डिस्पर्जन कहा जाता है, अल्ट्रासोनिक डिस्पर्जन कहा जाता है। और लास्टली हम लोग किसी भी कोलाइडल सोल में अक्सर है ना कोई इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, जिससे कि है ना बड़े बड़े पार्टिकल्स टूट टूट के छोटे पार्टिकल में चेंज हो जाते हैं। इस मेथड को हम लोग पेप्टाइजेशन मेथड कहते हैं। इसके डिटेल में अभी मैं जाऊंगा, ठीक है। तो पेप्टाइजेशन मेथड भी एक है ना डिस्पर्जन का मेथड हो गया। तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि इस लेक्चर में करने क्या वाला हूं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कोलॉइड्स बनाए जाएं। पहला जोड़ने का मेथड कंडेंसेशन मेथड, उसमें दो मेथड फिजिकल और केमिकल मेथड्स की बातचीत करेंगे, और फिर तोड़ने का मेथड जहां बड़े पार्टिकल को तोड़ तोड़ के हम कोलाइडल डायमेंशन में ले आएंगे। तो टोटल यहां 4 और 3 7 और 4 है ना लगभग 11 मेथड्स के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कंडेंसेशन मेथड से। कंडेंसेशन मेथड क्या होता है? कंडेंसेशन मेथड में हम लोग छोटे छोटे पार्टिकल्स को बड़ा करते हैं ताकि वो कोलाइडल डायमेंशन में आ जाए। कंडेंसेशन मेथड खुद दो तरह का, मैंने थोड़ी देर पहले बताया, केमिकल मेथड और है ना फिजिकल मेथड। तो इसमें केमिकल मेथड्स देखते हैं। केमिकल मेथड्स खुद 4 तरह के होते हैं, डबल डिकम्पोजिशन मेथड, ऑक्सीडेशन मेथड, रिडक्शन मेथड और हाइड्रोलिसिस मेथड। तो है ना कंडेंसेशन मेथड में पहला केमिकल मेथड, उसमें पहली चीज डबल डिकम्पोजिशन मेथड, कॉम्पोजिशन मेथड। तो डबल डिकम्पोजिशन मेथड क्या है समझा जाए। जब भी कोई सॉल्ट है, 2 सॉल्ट लेते हैं और दोनों एक दूसरे को डिकम्पोज कर दे तो हम उसको डबल डिकम्पोजिशन मेथड कहते हैं, ठीक है, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन से भी है ना अक्सर जो है ना सोल बनता है। जैसे है ना एक हॉट आर्सेनिक ऑक्साइड को अगर आप H2S से ट्रीट कर दीजिए तो आपको आर्सेनिक सल्फाइड का H2S3 आर्सेनिक सल्फाइड का सोल मिल जाता है, और साथ साथ जो है ना 3H2O ये बन जाएगा, ये सोल मिल जाएगा आपको। तो आप देख सकते हैं इसको हम लोग डबल डिकम्पोजिशन मेथड कहते हैं। इसमें आर्सेनिक ऑक्साइड भी डिकम्पोज कर गया और H2S भी डिकम्पोज कर गया, ये पार्ट इसके साथ और ये पार्ट उसके साथ चला गया। इस मेथड को डबल डिकम्पोजिशन मेथड कहते हैं। तो इस मेथड से भी हमारा है ना आर्सेनिक सल्फाइड सोल बन रहा है, ठीक है। ऐसे ही कभी कभी जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन से भी है ना सोल बन जाते हैं। फॉर इंस्टेंस सेकेंड मेथड इज ऑक्सीडेशन मेथड। अब ऑक्सीडेशन मेथड से कैसे बनता है? अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड को है ना H2S से ट्रीट कर दीजिए, आपको है ना सल्फर सोल मिल जाएगा। SO2 जो है वो H2S से रिएक्ट करके क्या बनाता है ना आप देख लीजिए, ये आ जाएगा 3S प्लस ट्वाइस H2O। ये जो सल्फर बनेगा ये कोलाइडल सोल फॉर्म में होगा, ये सल्फर का सोल बन जाएगा। ऐसे ही अगर आप H2S कहीं पे सैचुरेटेड है और उसको आप ब्रोमीन से ट्रीट कर दीजिए तो भी आपको सल्फर का सोल मिल जाता है, साथ साथ आप HBr है ना ये बन जाएगा, ठीक है, सल्फर का सोल मिल जाएगा। ऐसे ही अगर आप कहीं पे H2S से सैचुरेटेड सॉल्यूशन है और अगर आप उसको ऑक्सीजन से ट्रीट कर दीजिए
तो भी आपको है ना सल्फर का सोल मिल जाता है। और ये सभी रिएक्शंस, इसलिए मैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन कह रहा हूं क्योंकि सब में सल्फर -2 से 0 आ रहा है, खुद को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज। यहां पे भी सल्फर -2 से ऑक्सीडाइज होके 0 आ रहा है, खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो इस मेथड को यहां पे -2 से खुद को ऑक्सीडाइज कर 0 पे आ रहा है ना, ऑक्सीडेशन मेथड है। तो यही वजह है कि इसको हम लोग ऑक्सीडेशन मेथड कहते हैं। तो कई बार चीजों को ऑक्सीडाइज करके भी है ना सोल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे ही ये ऑक्सीडाइज होकर सल्फर में चेंज करता है, वॉन डेर वाल्स फोर्स के जरिए सल्फर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं और इनका डायमेंशन ग्रो करके कोलाइडल डायमेंशन में पहुंच जाता है। कोलाइडल डायमेंशन में पहुंचाने का तीसरा मेथड जो है वो है रिडक्शन मेथड। ठीक है, रिडक्शन मेथड, कई चीजें रिडक्शन करके भी कोलाइडल डायमेंशन में पहुंचती हैं, है ना। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है कि ऑरिक क्लोराइड ले लीजिए, है ना, AuCl3, और इसको आप है ना फॉर्मेल्डिहाइड से ट्रीट करिए, साथ में वाटर है। आपको पता है कि फॉर्मेल्डिहाइड बहुत ही आसानी से क्या कर जाएगा, ऑक्सीडाइज कर जाएगा। तो ये खुद को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देता है। ठीक है, और गोल्ड को वो क्या करेगा, ये फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो गया और गोल्ड जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, है ना, Au, और जैसे ही रिड्यूस होगा वो कोलाइडल फॉर्म में होगा। ठीक है, साथ में वाटर बन जाएगा या HCl बन जाएगा, HCl बन जाएगा। आप चाहे तो इसको, इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे आप 2 ले लीजिए, ये 2 हो जाएगा, और ये जो है ये 3 ले लीजिए। ठीक है, तो आपका ये जो है ना 3 या 6 ले लेंगे, 3H2O 3HCO हो जाएगा। ठीक है, तो ट्वाइस AuCl3, तो ये चीज बन जानी चाहिए आपको COH प्लस 6HCl। ठीक है, देख लीजिएगा बैलेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये जो गोल्ड सोल है, आपने देखा गोल्ड यहाँ पर +3 से रिड्यूस होके कहाँ आ रहा है ना, 0 पे आ रहा है। तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है और रिडक्शन के वजह से हमें यहाँ पर एक गोल्ड सोल मिल रहा है। ऑरिक क्लोराइड से गोल्ड सोल बनाने का एक और तरीका, आप SnCl2 से ट्रीट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, इसको ऐसे कर दीजिए। ठीक है ना, तो आप पाएंगे कि यहाँ ये गोल्ड सोल में रिड्यूस कर जाता है और साथ में SnCl4 बन जाता है, तो 12। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे टिन जो है वो +2 स्टेज से +4 में जा रहा है, खुद को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज। ठीक है, और यहाँ पे सिल्वर जो है, गोल्ड जो है वो +3 से 0 जा रहा है, खुद को क्या कर रहा है ना, रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, गोल्ड जो है खुद को रिड्यूस कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी रिडक्शन की वजह से है ना गोल्ड सोल बनता है। ठीक है, इसी तरह अगर आप सिल्वर नाइट्रेट को AgNO3 को टैनिक एसिड से ट्रीट कर दीजिए। ठीक है, टैनिक एसिड से ट्रीट करेंगे तो आपको सिल्वर का सोल मिल जाएगा। तो ये जो मेथड है, ये मेथड जो है रिडक्शन मेथड कहलाता है। इसी तरह और भी मेथड हो सकते हैं, जैसे एक मेथड और है हाइड्रोलिसिस मेथड। तो आपने देखा कंडेंसेशन में अब तक मैंने केमिकल मेथड्स में 3 मेथड बताए आपको। ठीक है, पहला डबल डिकम्पोजिशन मेथड, दूसरा ऑक्सीडेशन मेथड। डबल डिकम्पोजिशन में दोनों लोग टूटते हैं, ऑक्सीडेशन में कोई एक चीज ऑक्सीडाइज करके सोल में बदल जाती है, रिडक्शन में कोई चीज रिड्यूस करके सोल में बदल जाती है, और तीसरा मेथड है हाइड्रोलिसिस मेथड। ठीक है, तो चौथा मेथड है हाइड्रोलिसिस मेथड। अब ये हाइड्रोलिसिस मेथड क्या होता है, इसको भी समझा जाए। पॉइंट नंबर 4 इज हाइड्रोलिसिस। कई बार कुछ सोल्स हाइड्रोलिसिस के जरिए भी बनते हैं। ठीक है, फॉर इंस्टेंस FeCl3 है, ये जब भी हाइड्रोलिसिस करता है वाटर से, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है हाइड्रो मीन्स वाटर और लिसिस मीन्स तोड़ना, है ना, टू ब्रेक। तो जब भी आप वाटर को ब्रेक कर देते हैं, वाटर को कैसे ब्रेक करते हैं, वाटर को ऐसे ब्रेक करते हैं, H और OH में। ठीक है, OH में ब्रेक कर देते हैं। जो इधर का पॉजिटिव पार्ट है वो OH से इंटरेक्ट कर जाता है और जो ये नेगेटिव पार्ट है वो H+ से इंटरेक्ट कर जाता है। तो इसको 3 मोल ले लीजिए, क्या बन जाएगा, FeOH होल थ्राइस प्लस थ्राइस HCl। ठीक है, और ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड बना, ये सोल फॉर्म में, कोलाइडल फॉर्म में बन जाता है। ठीक है, तो अगर आप है ना हाइड्रोलिसिस करके किसी को सोल को बनाते हैं तो वो हाइड्रोलिसिस मेथड कहलाता है। ठीक है, अक्सर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सोल भी जो है वो इसी तरीके से बनता है। आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की भी हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, AlOH होल थ्राइस प्लस थ्राइस HCl बन जाएगा और ये है ना सोल फॉर्म में होगा। तो यहां पर हम लोगों ने देखा क्या कि है ना कैसे
छोटे छोटे पार्टिकल्स को बड़ा करके हम कोलाइडल डायमेंशन में पहुंचा सकते हैं। उस मेथड को हम कंडेंसेशन मेथड कहते हैं। कंडेंसेशन मेथड में पहला मेथड हम लोगों ने देखा केमिकल मेथड, जिसमें मैंने 4 मेथड बताया आपको, डबल डिकम्पोजिशन मेथड, ऑक्सीडेशन मेथड, रिडक्शन मेथड और हाइड्रोलिसिस मेथड। अब आइए केमिकल से आगे बढ़कर हम फिजिकल मेथड्स की ओर चलते हैं। ठीक है, अब फिजिकली हम कैसे कोलॉइड्स बनाते हैं इसको समझा जाए। ठीक है, फिजिकल मेथड्स। तो सेकंड पॉइंट है फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड्स, ये भी मेथड कंडेंसेशन मेथड के अंदर ही आएगा। फिजिकल मेथड्स टू प्रिपेयर। फिजिकल मेथड्स में सबसे पहला है ए, एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट मेथड। एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट मेथड, ये क्या होता है समझा जाए। एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट मेथड का मतलब होता है, इस मेथड में हम कोशिश ये करते हैं कि एक एग्जिस्टिंग कोई भी सस्पेंशन हो चाहे ट्रू सॉल्यूशन हो, उसके अंदर एक ऐसी चीज डालते हैं जिसमें पिछले का सॉल्वेंट घुल जाए। मैं समझाता हूं क्या। मान लीजिए यहां सल्फर जो है अल्कोहल में घुला हुआ है, सल्फर है और अल्कोहल है, ये सब अलग अलग है। इसको आप ट्रू सॉल्यूशन कह सकते हैं। सल्फर है और अल्कोहल है, इसमें वी हैव सल्फर एंड अल्कोहल। सल्फर है प्लस अल्कोहल है और ये मिलकर ट्रू सॉल्यूशन बनाया हुआ। अल्कोहल ने इसको हर तरफ से घेरा हुआ है, उस तरफ से हर तरफ से घेरा हुआ है और ये सॉल्वेशन हुआ हुआ है अल्कोहल का। ये जो रेड चीज दिखाई पड़ रही है सामने से, अल्कोहल ने खुला हुआ है। अल्कोहल हाइड्रेट किया हुआ है, इसको हाइड्रेशन है या सॉल्वेशन है। अब होता क्या है, अगर आप इसमें पानी मिला दीजिए, ठीक है ना, अगर आप इसमें वाटर मिला दीजिए, वाटर मिलाने से क्या होगा, है ना, वाटर आपने मिलाया, दिस इज प्योर वाटर। अब इसमें वाटर मिलाए, वाटर मिलाते ही क्या होगा, वाटर और अल्कोहल बड़ी आसानी से एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही वाटर आप इसके अंदर डालेंगे, ठीक है, इस सोल के अंदर जैसे ही आप वाटर डालते हैं, सारा वाटर जो है इस अल्कोहल को घोल लेगा, डिसॉल्व कर लेगा। तो जैसे ही वाटर गया इसके अंदर, सारा अल्कोहल वाटर में घुल जाएगा, मिक्स हो जाएगा और सारे सल्फर पार्टिकल्स फ्री हो जाएंगे। उनके ऊपर से सॉल्वेशन की लेयर हट जाएगी। ठीक है, उनके ऊपर से सॉल्वेशन की लेयर हट जाएगी। अब ये एक दूसरे को वॉन्डरवॉल फोर्स के जरिए अट्रैक्ट करने लगेंगे और धीरे धीरे ये सब आपस में जुड़कर एक एग्रीगेट कर जाएंगे, बड़ा मॉलिक्यूल बना लेंगे। ठीक है, एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेंगे। अब ये पूरा एक मॉलिक्यूल एक कोलाइडल पार्टिकल हो जाएगा जिसका साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या मिला, ये सल्फर का सोल मिल गया, सल्फर सोल मिल गया, है ना, इन वाटर एज अ डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, तो यहां क्या किया हमने, एक तरह से सॉल्वेंट एक्सचेंज कर दिया। पहले सॉल्वेंट क्या था, अल्कोहल था, उस सॉल्वेंट में ये ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव कर रहा था। मैंने ऐसा सॉल्वेंट डाला जिसमें पिछला सॉल्वेंट सॉल्युबल हो। ठीक है, और इसके डालते ही उसकी सॉल्वेशन की लेयर इस वाटर में घुल गई, ये लोग एक्सपोज हो गए, वॉन्डरवॉल फोर्स के जरिए आपस में जुड़ के कोलाइडल डायमेंशन में आ गए। अब ये मुझे, है ना, सल्फर सोल मिल गया। तो इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट मेथड कहते हैं। ऐसे ही सेकेंड मेथड है एक्सेसिव कूलिंग। ठीक है, एक्सेसिव कूलिंग एक मेथड है। एक्सेसिव कूलिंग क्या होता है, आमतौर पर अब आपने देखा होगा कि, है ना, वाटर को आप क्लोरोफॉर्म में मिला दीजिए तो वो एक ट्रू सॉल्यूशन बनाता है। लेकिन जैसे जैसे आप ठंडा करते जाते हैं, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती जाती है और उनके बीच का अट्रैक्शन हावी होने लगता है और वो लोग जुड़ जुड़ के बड़े पार्टिकल्स बनाने लगते हैं और आप पता चला जो है आप चीजों को कोलाइडल डायमेंशन में पहुंचा बैठते हैं और कोलाइड बन जाता है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कहां मिलता है, वाटर और क्लोरोफॉर्म में। वाटर और क्लोरोफॉर्म को अगर आप मिला दीजिए तो ऐसे ही ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इसको, है ना, ठंडा करने लगेंगे, कूलिंग करने लगेंगे, वाटर के जो क्रिस्टल्स हैं, वाटर के जो आइस के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो आपस में जुड़ कर बड़े होने लगेंगे और कोलाइडल डायमेंशन में चले जाएंगे।
ठीक है, कोलाइडल डायमेंशन में चले जाएंगे और यहां पे आपको वाटर या आइस के छोटे छोटे कोलाइडल पार्टिकल क्लोरोफॉर्म में मिले हुए दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स के जो होते हैं, जो पहले क्लोरोफॉर्म में घुले हुए थे, ठंडा करने पे उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होने लगती है, वो आपस में क्या करते हैं, जुड़ने लगते हैं और कोलाइडल डायमेंशन में चले जाते हैं, कोलाइडल डायमेंशन में चले जाते हैं। याद रखिए, कोलाइडल डायमेंशन जब भी मैं बोलता हूं तो मैं कहना चाहता हूं कि यहां जो पार्टिकल साइज है वो 1 नैनोमीटर से बड़ा है और 1000 नैनोमीटर से छोटा होगा। ठीक है, तो इस मेथड को हम लोग एक्सेसिव कूलिंग कहते हैं। अब फिजिकल मेथड में मैंने बताया एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, एक्सेसिव कूलिंग, दो मेथड है। तीसरा मेथड क्या है, बाय कंडेंसिंग ऑफ वेपर इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। आइए इस मेथड को भी देखते हैं, ये थर्ड मेथड है। थर्ड मेथड क्या है, फिजिकल मेथड का थर्ड मेथड है कूलिंग ऑफ वेपर्स इन अ सॉल्वेंट। कूलिंग ऑफ वेपर्स इन अ सॉल्वेंट। क्या होता है इसमें, आमतौर पे ऐसा होता है जैसे अगर सल्फर है, आपने अपने एक सॉल्यूशन ले लीजिए, वाटर ले लिया आपने, आप अचानक इसके अंदर सल्फर के वेपर्स को जाने दीजिए और ठंडा हो जाने दीजिए। जो सल्फर के वेपर्स है वो इसके अंदर गए और अचानक जो है ठंडे हो गए। ठीक है, तो जैसे ही वेपर्स अंदर जाते हैं, जो ठंडे हो जाते हैं, अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज करेंगे और सब आपस में जुड़ना शुरू करते हैं और फिर कोलाइडल डायमेंशन में पहुंच जाते हैं। ठीक है, कोलाइडल डायमेंशन में पहुंच जाते हैं। ऐसे कोलाइडल डायमेंशन में पहुंच जाते हैं। तो क्या हुआ, जैसे ही वेपर्स, यहां मैंने सल्फर के वेपर्स जो हैं, सल्फर के वेपर्स जो हैं उनको अचानक पानी में जाने दिया। पानी में जाते ही उनकी काइनेटिक एनर्जी, ठंडे हो जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, आपस में सब मिलना शुरू करते हैं और कंडेंस करके कोलाइडल डायमेंशन में चले जाते हैं। ऐसा ही मरकरी वेपर्स के साथ भी होता है। अगर आप इसमें है ना सेम थिंग अकर्स विथ मरकरी वेपर्स ऑल्सो, विथ है ना Hg वेपर्स ऑल्सो। Hg वेपर्स को, अगर मरकरी के वेपर्स को आप पानी में अचानक ले जाइए, वो ठंडे होके छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं जो आपस में जुड़ जुड़ के है ना कोलाइडल डायमेंशन में पहुंच जाते हैं। तो है ना अचानक वेपर को ठंडा करने से उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, उनके बीच का वॉन डेर वाल्स फोर्स हावी होने लगता है, वो आपस में जुड़ते हैं और अपना साइज क्या बड़ा करके कोलाइडल डायमेंशन में पहुंच जाते हैं, कोलॉइड फॉर्म कर लेते हैं। ऐसा मरकरी का वेपर्स के साथ होता है, मरकरी के वेपर्स के साथ प्लस वाटर के साथ होता है, या ऐसा आप कह सकते हैं कि आप है ना सल्फर के वेपर्स के साथ और है ना वाटर के साथ ऐसा होता है। तो यहां पर मैंने आपको है ना दो बातें बता दी कि प्रिपरेशन करते वक्त कोलॉइड्स के दो मेथड है, कंडेंसेशन और डिस्पर्जन मेथड। कंडेंसेशन दो तरह के होते हैं, एक केमिकल मेथड और एक फिजिकल मेथड। केमिकल चार तरह के होते हैं ना, डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस, ये मैंने समझा दिया। और ये भी बताया कि कंडेंसेशन में फिजिकल मेथड भी तीन तरह के होते हैं। पहला होता है एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट मेथड, दूसरा होता है एक्सेसिव क्या कूलिंग मेथड और एक्सेसिव कूलिंग मेथड होता है, और तीसरा मेथड जो है हमारा, हम उसको कहते हैं कि कूलिंग ऑफ वेपर इन अ सॉल्वेंट। अब बात आती है कि चीजों को तोड़ा कैसे जाए, डिस्पर्जन मेथड्स कौन कौन से हैं, तो उनकी बात भी होनी चाहिए। तो मैंने बताया प्रिपरेशन दो तरह से होता है, कंडेंसेशन ये खत्म कर दिया हम, अब हम डिस्पर्जन मेथड पे आएंगे। डिस्पर्जन मेथड क्या होता है, डिस्पर्जन मेथड का मतलब ही है कि कई बार हमें रियल लाइफ में कुछ पार्टिकल्स कोलाइडल डायमेंशन से बड़े मिलते हैं, तो हमें इस बात की जरूरत होती है कि उन पार्टिकल्स को तोड़ तोड़कर हम छोटा करके कोलाइडल डायमेंशन में ले आए। तो छोटे पार्टिकल को बड़ा करने का मेथड कंडेंसेशन मेथड कहलाता है, और बड़े पार्टिकल्स को तोड़ तोड़ के छोटा करने का मेथड जो है वो डिस्पर्जन मेथड कहलाता है। ठीक है, डिस्पर्जन मेथड कहलाता है। तो आइए नेक्स्ट चीज सीखते हैं, डिस्पर्जन मेथड। डिस्पर्जन मेथड, डिस्पर्जन मेथड अक्सर हम तब एम्प्लॉय करते हैं जब पार्टिकल साइज है ना 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है। इसमें होता क्या है, आइए सीखने की कोशिश करते हैं किस तरह से डिस्पर्जन मेथड से कोलॉइड्स बनाए जाते हैं। तो डिस्पर्जन मेथड में सबसे पहला मेथड है मैकेनिकल डिस्पर्जन। ठीक है, मैकेनिकल
मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड, डिस्पर्जन मेथड। तो मशीन से अगर आप किसी चीज को तोड़ते हैं तो हम उसे मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड कहते हैं। ठीक है, आमतौर पे देखा होगा गांव में, है ना, जैसे किसी चीज को पीसने के लिए एक, है ना, मिल होती है, जाता होता है, तो औरतें हाथ से ऐसे से घुमाती हैं और उसमें दो डिस्क होते हैं, एक दूसरे के ऊपर रगड़ खाते हैं, ऊपर से आप चना डालते हैं या कोई भी चीज जो पीसने के लिए है आप डालते हैं और उसको घुमाते हैं। ठीक है, ऐसा ही बिल्कुल यहां पे भी होता है, पर ये मशीन से होगा, है ना। होता कैसे है, मान लीजिए आपको इंक बनाना है, तो इंक के जो इंक जिस चीज को घोलकर बनता है उसके पार्टिकल हो सकता है कि, है ना, पार्टिकल जो है कोलाइडल डायमेंशन से बड़े पार्टिकल हो, 1000 नैनोमीटर के हो, तो आपको उनको पीसकर छोटा करना है। तो कैसे करते हैं, आप कोलाइडल मिल लेते हैं, एक डिस्क ले लीजिए ऐसे, उसके ऊपर एक और डिस्क होती है, इसको कोलाइडल मिल कहते हैं। ठीक है, डिस्क के ऊपर डिस्क होती है, दो डिस्क ऐसे लगी होती हैं। यहां पर इंक के पाउडर डालने का, इंक का पाउडर या किसी भी चीज को जिसको आपको पीसना है ना, उसको डालने का ये जगह है, ये मान लीजिए सॉल्यूशन है, तो आप चीजें इसमें से डालिए और बड़े पार्टिकल इसके अंदर जाते हैं और ये इधर घूमता है, ये डिस्क इधर घूमता है और ये डिस्क इधर घूमता है, दोनों ऑपोजिट घूमते हैं। लगभग इनके घूमने की स्पीड जो है वो 7000 रेवोल्यूशंस पर मिनट होती है। ठीक है, 7000 रेवोल्यूशंस पर मिनट होती है, ये दोनों घूमते हैं और छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं इसमें से टूट टूट कर बाहर की तरफ गिरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और गिरते हैं ऐसे, बाहर गिरना शुरू हो जाते हैं, और फिर ये जो छोटे पार्टिकल होते हैं ये ठीक कोलाइडल डायमेंशन के होते हैं, मतलब, है ना, कोलाइडल डायमेंशन के होते हैं। इनका साइज जो है वो बिल्कुल, है ना, पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में आ जाता है, जबकि यहां से जो पार्टिकल ये डाल रहे थे, इन पार्टिकल का साइज जो है वो 1000 नैनोमीटर से बड़ा था, लेकिन कोलाइडल मिल में पिस कर, है ना, जब ये बाहर निकलते हैं और ये जो सोल बनाते हैं तो इनका डायमेंशन जो है ना, वो कोलाइडल डायमेंशन में पहुंच जाता है। तो अगर आप इतने बड़े बड़े पाउडर को इंक के घोलते तो इंक सस्पेंशन बनाता और कुछ देर में सेटल कर जाता, लेकिन चूंकि आपने उसको पीस कर पार्टिकल साइज कोलाइडल बना दिया है, तो आप जानते हैं कोलाइड्स की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये जनरली समय के साथ सेटल नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस मेथड को, जिसमें हम मशीन से चीजों को पीस कर कोलाइडल डायमेंशन में पहुंचाते हैं, उनको हम लोग मैकेनिकल डिस्पर्जन कहते हैं, और ये इस मशीन को हम लोग कोलाइडल मिल कहते हैं, इसको हम लोग कोलाइडल मिल कहा जाता है। नेक्स्ट क्या, आप प्रिपरेशन का सेकेंड मेथड जो कि डिस्पर्शन के थ्रू होकर जाता है वो है इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन, यानी आप बिजली से भी, है ना, इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन, आप बिजली से भी पार्टिकल्स को तोड़ सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन को हम लोग ब्रेडिग्स आर्क मेथड भी कहते हैं, ब्रेडिग्स आर्क मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, ब्रेडिग्स आर्क मेथड कहा जाता है। तो आइए इसको भी समझने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज ब्रेडिग्स आर्क मेथड। आप क्या करिए, एक सॉल्यूशन ले लीजिए, मान लीजिए आप गोल्ड सोल बनाना चाहते हैं, तो आप एक सोने की चूड़ी ले लीजिए, एक आर्क ले लीजिए, एक रिंग ले लीजिए, मान लीजिए मैं गोल्ड सोल बना रहा हूं, इसको 2 इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दीजिए, पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्ट कर दीजिए। इसमें आपने वाटर ले लिया, ठीक है, और आप स्विच ऑन करिए। जैसे स्विच ऑन करेंगे इसके अंदर करंट जाएगा। आप जानते हैं गोल्ड का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इसमें शॉर्ट सर्किट होगा। क्या चिंगारी निकलेगी, तो पानी के अंदर है इसलिए दिखाई नहीं पड़ेगा, पर अंदर शॉर्ट सर्किट होने से छोटे छोटे पार्टिकल्स इसमें से, है ना, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से, इलेक्ट्रिक एक्सप्लोजन की वजह से छोटे छोटे एक्सप्लोजन होंगे, छोटे छोटे चिंगारियां निकलेंगी, और चिंगारियों की वजह से, है ना, हल्के हल्के पार्टिकल्स जो है वो कोलाइडल डायमेंशन में टूट टूट कर इसमें गिरेंगे, जो कि आप नेकेड आइज से नहीं देख सकते। आपको मालूम है कि कोलाइडल पार्टिकल्स जो है वो नेकेड आइज से नहीं दिखते, लेकिन लगातार बिजली के पास होने की वजह से लगातार इसमें से थोड़ा, है ना, पार्टिकल्स जो है निकलते रहते हैं। इस प्रक्रिया में ये चीज पूरी गर्म भी हो सकती है, इसलिए अक्सर जो है
इसको हम लोग आइस बाथ में रखते हैं, ठीक है। इसको अक्सर जो है आइस बाथ में रखा जाता है, यानी है ना इसके अंदर छोटे छोटे बर्फ के है ना टुकड़े रखे जाते हैं, दिस कॉल्ड आइस बाथ, ठीक है, ताकि ये चीज उतनी गर्म ना हो। यहां पे हम लोगों ने आइस बाथ रखा हुआ है। आइस बात है, ठीक है, आइस बात रखा। ये सॉल्यूशन स्टेबलाइज हो, इसके लिए हम लोग इसके अंदर है ना KOH को डाल देते हैं। KOH जो है इसके अंदर स्टेबलाइजर का है ना काम भी करता है, ठीक है, KOH स्टेबलाइजर का काम करता है। और इस मेथड से अक्सर, अब जैसे यहाँ पे ये गोल्ड, अगर ये गोल्ड की का छल्ला है, ये जो सोने का छल्ला है, दिस इज गोल्ड रिंग, गोल्ड के रिंग है अगर, तो इसके अंदर आपको गोल्ड सोल मिल जाएगा, AU सोल मिल जाएगा। तो इस मेथड से जहां आप बहुत बड़े पार्टिकल या बहुत बड़ा सा एक छल्ला है, रिंग है, उससे छोटे छोटे पार्टिकल तोड़ तोड़ के आप निकाल रहे हैं, कोलाइडल डायमेंशन में पहुंचा रहे हैं, है ना, आप छोटे छोटे पार्टिकल में चीजों को तोड़ रहे हैं। इस मेथड को डिस्पर्जन ही कहेंगे। और इस डिस्पर्जन को चूंकि हम बिजली से डेवलप कर रहे हैं, बिजली से के पास करने से ये डिस्पर्जन हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन के मेथड कहते हैं, ठीक है। तीसरा मेथड क्या हो जाएगा? तीसरा मेथड है बाय अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस, ठीक है, अल्ट्रासोनिक डिस्पर्जन। अगला मेथड है अल्ट्रासोनिक डिस्पर्जन मेथड। अल्ट्रासोनिक डिस्पर्जन क्या होता है, इसको भी सीखा जाए। अल्ट्रासोनिक डिस्पर्जन क्या है, जैसे आप समझ जाइए ऐसे कि कई बार ऐसा देखा गया है कि है ना मरकरी के सोल है, ठीक है, या फिर कहीं ऑयल का सोल है, ठीक है, मरकरी का सोल है या ऑयल का सोल है, ये मान लीजिए मरकरी का, बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, मरकरी का सस्पेंशन है, ठीक है, बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, दिस इज मरकरी का सस्पेंशन है। अब करते क्या है, आप यहां पर इसमें से एक साउंड वेव पास करिए, ठीक है, साउंड वेव पास करिए, और ये साउंड वेव्स जो है बार बार पास करिए। साउंड वेव्स एक तरह की वाइब्रेशन होती है, झंझनाहट होती है, और इस झंझनाहट से, वाइब्रेशन से ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, शेक कर जाते हैं, और शेक करने की वजह से ये जो बड़े बड़े सस्पेंशन पार्टिकल है, ये टूट टूट के कोलाइडल डायमेंशन में पहुंच जाते हैं, और आपको कोलाइडल मरकरी मिल जाती है। यहाँ पे जो मरकरी मिलेगा वो उसमें चीजें जो है किस डायमेंशन में चली जाएंगी, कोलाइडल डायमेंशन में चली जाएंगी, ठीक है। तो ये जो है Hg का आपको मरकरी का सोल मिल गया। तो यहां पे आपने अल्ट्रासोनिक, यहां पे अल्ट्रासोनिक साउंड यूज किया, आपने अल्ट्रासोनिक है ना साउंड यूज करने के वजह से है ना आपके बड़े पार्टिकल्स टूट टूट के छोटे पार्टिकल्स में चेंज हो गए। इस मेथड को हम लोग अल्ट्रासोनिक डिस्पर्जन कहते हैं, ठीक है। इस मेथड से अक्सर हम लोग है ना ऑयल जो जमा होता है ना, उसको हम लोग है ना ऑयल के सोल में कन्वर्ट कर देते हैं, कोलाइड में कन्वर्ट कर देते हैं, या मरकरी जो जमा होता है सस्पेंशन के रूप में, उसको मरकरी को भी हम लोग कोलाइडल डायमेंशन में कन्वर्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो मैंने देखा अब तक कि तोड़फोड़ का मेथड 3 बताया मैंने। एक मशीन से चीजों को तोड़ना, जिसको हम लोग मैकेनिकल डिस्पर्जन कहते हैं, एक बिजली से तोड़ना, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन कहते हैं, और एक साउंड वेव से पार्टिकल्स को तोड़ तोड़ कर छोटा करना, जिनको हम लोग अल्ट्रासोनिक डिस्पर्जन कहते हैं। चीजों को करने का एक और मेथड है जिसको हम पेप्टाइजेशन कहते हैं। तो डिस्पर्जन का लास्ट मेथड है पेप्टाइजेशन मेथड। पेप्टाइजेशन मेथड क्या है? पेप्टाइजेशन मेथड में अक्सर एक प्रेसिपिटेट को हम लोग कोलाइडल डायमेंशन में पहुंचाते हैं। तो फोर्थ मेथड है पेप्टाइजेशन मेथड। पेप्टाइजेशन मेथड कहा जाता है, ये फोर्थ मेथड है, ठीक है। और पेप्टाइजेशन मेथड कहते हैं इसे। पेप्टाइजेशन मेथड ऐसे समझिए कि इसमें हम किसी चीज के प्रेसिपिटेट को डिसॉल्व करके कुछ करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रेसिपिटेट में कुछ इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, इलेक्ट्रोलाइट डालने से वो है ना डिसॉल्व कर जाता है और कोलाइडल डायमेंशन में चला आता है ना, कोलाइडल डायमेंशन में चला आता है। इस मेथड को, जहां पे हम प्रेसिपिटेट को कोलाइडल डायमेंशन में पहुंचा देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं, पेप्टाइजेशन मेथड कहलाता है,
ठीक है, पेप्टाइजेशन मेथड कहते हैं। तो प्रेसिपिटेट इज डिसॉल्व इन कोलाइडल डायमेंशन, इस ये कोलाइडल डायमेंशन में डिसॉल्व कर जाता है। इस मेथड को हम लोग पेप्टाइजेशन मेथड कहते हैं। मैं इसका एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपके पास यहां पे FeOH होल थ्राइस का प्रेसिपिटेट है, FeOH होल थ्राइस का प्रेसिपिटेट है। ये प्रेसिपिटेट है, ये इसका लिक्विड पार्ट है और ये नीचे जम चुका है। ऊपर से आप क्या करिए, 1 चम्मच FeCl3 डाल दीजिए, FeCl3 डाल दीजिए। ठीक है, FeCl3 डालने से होगा क्या, FeCl3 में Fe प्लस, और जैसे आप इसको डालेंगे FeCl3 इसके अंदर, ठीक है, ये Fe+3 और 3Cl माइनस में टूट जाएगा। अब होगा क्या, इसके अंदर हो क्या रहा होगा, इसके अंदर प्रेसिपिटेट पे मान लीजिए FeOH होल थ्राइस पार्टिकल है, तो ये आयरन+3 उस पर आकर चिपकने लगेगा, आयरन+3 उस पर आकर चिपकेगा और ये जो क्लोराइड माइनस है ये उसको खींचना शुरू करेगा। ये खींचना शुरू करेगा तो ये पार्टिकल धीरे धीरे इस सरफेस के अंदर से क्या निकलने लगेगा, बाहर निकलने लगेगा। कुछ इस तरह से हो जाएगा क्या कि अब ये थोड़ा सा बाहर आ जाएगा, ऐसे बाहर आ जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा ये पार्टिकल जानबूझ के बड़ा दिखा रहा हूं ताकि आप समझ सकें। अब ये थोड़ा सा बाहर आया तो और ज्यादा Fe+3 उस पर चिपकेगा, और ज्यादा Fe+3 चिपकेगा, और ज्यादा Cl- उसको क्या करेंगे, खींचने लगेंगे ऐसे, और ज्यादा Cl- उसको पुल करने लगे। क्या होगा, ये थोड़ा सा और बाहर आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा और बाहर आएगा और थोड़ा सा और बाहर आ जाएगा। थोड़ा सा और बाहर आने की वजह से क्या होगा, और ज्यादा इस पे चीजें चिपकेंगी, और ज्यादा Fe+3 चिपकेगा, और ज्यादा Cl- जो है इसको अट्रैक्ट करेगा, है ना, और ऐसे खींचने लगेगा। और ये बीच में FeOH होल थ्राइस का कोर है, होल थ्राइस। ठीक है, और अल्टीमेटली होगा क्या कि लास्टली ये जो पार्टिकल है ये अपने प्रेसिपिटेट को छोड़कर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और ये यहां आ जाएगा, ऐसे मैं थोड़ा छोटा बना रहा हूं, यहां पे ये बाहर आ जाएगा और ऐसे कोलाइडल डायमेंशन में पहुंच जाएगा। ठीक है, ये प्रेसिपिटेट में से एक पार्टिकल बाहर आ गया। ठीक है, धीरे धीरे आप देख सकते हैं एवोल्यूशन जैसा है, थोड़ा सा बाहर आया, फिर थोड़ा सा बाहर आया, फिर पूरी तरह बाहर आ गया। मैंने यहाँ पे थोड़ा ये पार्टिकल जानबूझ के बड़ा बनाया ताकि दिखाई पड़े, वरना पार्टिकल बहुत छोटा होता है। एक चला आया ऐसे ही, अब यहाँ पे थोड़ी सी कमी आ गई, यहाँ पे फिर पता चला यहाँ का पार्टिकल चला आएगा, है ना, यहाँ आ जाएगा ऐसे। अब धीरे धीरे क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा जब सारे पार्टिकल्स इधर आ गया, फिर तो क्या हुआ, जैसे जैसे पार्टिकल घुलते जा रहे हैं, है ना, घुलते जा रहे हैं, वैसे वैसे प्रेसिपिटेट कम होता जाएगा और एक दिन आपको पूरी तरह से ये, है ना, FeOH होल थ्राइस का, FeOH होल थ्राइस जनरली होगा क्या, लास्टली मैं एक और फिगर बना दूं, लास्टली ऐसा होगा कि FeOH होल थ्राइस रह नहीं जाएगा, जो प्रेसिपिटेट था वो रह नहीं जाएगा, वो सारा प्रेसिपिटेट घुल जाएगा ऐसे। ठीक है, ये सारा प्रेसिपिटेट घुल जाएगा ऐसे। सारा प्रेसिपिटेट घुल जाएगा और ये आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल बन जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया, FeOH होल थ्राइस का सोल बन गया, जिसपे आयरन+3 चिपका हुआ है और जिसको दूर से Cl- खींच रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस मेथड को पेप्टाइजेशन कहते हैं। तो क्या सीखा हम लोगों ने, हमने सीखा कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी प्रेसिपिटेट को, ये प्रेसिपिटेट था, प्रेसिपिटेट में अगर आप कोई स्पेशल इलेक्ट्रोलाइट डाल दीजिए, है ना, इलेक्ट्रोलाइट डाल दीजिए, तो वो चीज पूरा प्रेसिपिटेट धीरे 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 करके कहां चला जाता है, ग्रेजुअली कोलाइडल डायमेंशन में चला जाता है और घुल जाता है और कोलाइडल पार्टिकल बना देता है। इस मेथड को हम लोग जो है पेप्टाइजेशन मेथड कहते हैं। पेप्टाइजेशन मेथड से और भी बहुत सारे सोल बनते हैं, जैसे, है ना, AgCl जो है, अगर प्रेसिपिटेट मौजूद है उसमें अगर आप, है ना, Cl- कहीं से डाल दीजिए तो वो सोल बन जाता है, AgCl का सोल बन जाएगा। या फिर अगर आप, है ना, कैडमियम सल्फाइड का प्रेसिपिटेट है, कहीं से उसमें सल्फाइड डाल दीजिए, तो ये दोनों जो है कोलाइडल सोल बना देते हैं, दोनों जो है कोलाइडल सोल या कोलाइडल डायमेंशन में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो
इस मेथड को हम लोग डिस्पर्जन मेथड या है ना डिस्पर्जन मेथड कहते हैं। डिस्पर्जन मेथड का आखिरी मेथड पेप्टाइजेशन मेथड कहते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोगों ने अब तक प्रिपरेशन तो कंप्लीट कर लिया। मैंने आपको बताया कि है ना कोलॉइड्स बनाने के दो तरीके हैं। छोटे पार्टिकल को बड़ा करने का मेथड कंडेंसेशन, और बड़े पार्टिकल को छोटा करके कोलॉइडल डायमेंशन में ले आने का मेथड क्या, डिस्पर्शन मेथड। इसमें लगभग मैंने 10-11 मेथड्स की है ना पूरी तरह से है ना डिस्क्रिप्शन दिया है। अब इन मेथड्स के बाद क्या, अक्सर इन मेथड्स को बनाते समय मान लिया आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला, इस सोल में इलेक्ट्रोलाइट एक्सेस पड़ गया, जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है, तो हमें अब उसकी प्यूरिफिकेशन करने की जरूरत पड़ेगी। जो एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट है उसको निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स होगा। आइए प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स की बात की जाए। तो प्यूरिफिकेशन क्यों, जब हम कोलॉइड्स बना रहे थे तो बनाते वक्त मान लीजिए मैं प्रेसिपिटेट को है ना जो है उसको घोलता हूं है ना, एक इलेक्ट्रोलाइट डाल के, उस प्रोसेस को मैंने पेप्टाइजेशन कहा था। तो हो सकता है कि पेप्टाइजेशन करते वक्त कुछ इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा छूट गया हो सॉल्यूशन में, ठीक है। तो अब हमारा जो अगला मेथड है प्यूरिफिकेशन, उससे हम एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट जो किसी सॉल्यूशन में किसी कोलॉइडल सोल में चले जाते हैं उनको रिमूव करते हैं। रिमूव करना भी चाहिए। अगर इलेक्ट्रोलाइट एक्सेस होंगे तो वो अपर जो लेयर होता है चार्ज्ड पार्टिकल की, उस पर जमकर उस अपर लेयर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और आपस में कोलॉइडल पार्टिकल जुड़कर बड़े होकर सस्पेंशन में है ना कन्वर्ट हो सकते हैं। इसलिए एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट किसी भी कोलॉइड को नुकसान पहुंचा सकता है और एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट को निकालना जरूरी होता है। तो आइए पता लगाते हैं कि कैसे कैसे एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट को निकाला जा सकता है। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स या कोलॉइडल सोल्स। कैसे प्यूरिफिकेशन किया जाता है? प्यूरिफिकेशन के टोटल 4 मेथड्स हैं, डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो 4 प्रोसेसेस हैं। पहला है डायलिसिस। डायलिसिस जो है बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। होता क्या है कि मान लीजिए आप एक टैंक ले लीजिए जिसमें आप फ्रेश वाटर आता है, ठीक है, और फ्रेश वाटर यहां से निकल जा रहा है। नहीं, वाटर यहां से आउटलेट है, ये वाटर का आउटलेट है, आउटलेट ऑफ वाटर। यहां से वाटर आ रहा है। अब आप क्या करिए, ये एक लेयर है, पानी इसमें भरा हुआ है, ठीक है। अब आप क्या करिए कि एक आपको पता है कि कोलॉइडल पार्टिकल्स जो है वो है ना सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से पास नहीं कर पाते। तो एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन यानी एनिमल स्किन का एक पाउच लीजिए और उसमें कोलॉइडल पार्टिकल्स या कोलॉइडल सोल जो है उसमें डाल लीजिए। वो पाउच मान लीजिए ऐसा है, ठीक है। यहां पे पाउच है, इसमें कोलॉइडल सोल भरा हुआ है, ठीक है। कोलॉइडल सोल भरा हुआ है, इसमें कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं। कोलॉइडल पार्टिकल को मैं जानबूझ के ऐसे बना रहा हूं क्योंकि कोलॉइडल पार्टिकल बड़े होते हैं थोड़े से, और उनके ऊपर है ना एक चार्ज की एक लेयर भी होती है, ठीक है। तो मान लीजिए ये कोलॉइडल पार्टिकल है, इसके ऊपर और इसके साथ साथ कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी होंगे। मान लीजिए Cl- है, Fe+3 है, Fe+3 है, Cl- ऐसे। तो आपको पता है कि चीजें जो है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करती है। ध्यान रखिएगा कि ये सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है, दिस इज सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन में से है ना कोलॉइडल पार्टिकल्स पास नहीं कर सकते पर इलेक्ट्रोलाइट पास कर सकते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट इसलिए पास करते हैं क्योंकि वो आप जानते हैं कोई भी चीज हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती है, इस प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। तो धीरे धीरे ये जो आयरन है के आयंस हैं ये इससे बाहर निकलने लगेंगे, लेकिन चूंकि सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से कोलॉइडल पार्टिकल्स नहीं निकल पाते, इसलिए कोलॉइडल पार्टिकल उसी के अंदर रह जाएंगे और ये सारे जो आयंस हैं, ये बाहर वाटर प्योर है और कंसंट्रेशन आयंस का है नहीं, तो चीजें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगी और फिर ये बहकर बाहर निकल जाएंगे। थोड़ी देर में आप इसको जब निकालेंगे तो ये आपका प्योर कोलॉइड होगा जिसमें सिर्फ कोलॉइडल पार्टिकल्स रह गए होंगे और एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो बाहर निकल आए होंगे। इस प्रोसेस को हम लोग डायलिसिस कहते हैं। और इस मशीन को
हम डायलाइजर कहते हैं, ठीक है, डायलाइजर कहते हैं। इससे हम प्यूरिफिकेशन करते हैं। अगर सेम प्रोसेस करते वक्त हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करें, हम बिजली का इस्तेमाल करें, तो हम उसको इलेक्ट्रोडायलिसिस कहते हैं। इलेक्ट्रोडायलिसिस से डायलिसिस की प्रक्रिया और फास्ट हो जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रोडायलिसिस में कुछ करना नहीं है, आप वही डायलाइजर लीजिए, आप वही डायलाइजर लेकर आपको करना क्या है, वही डायलाइजर लिया और वही डायलाइजर लेते हैं, वही कोलाइडल सोल होगा। बस अंतर यह होगा कि अब की बार आप इलेक्ट्रोड्स लगा देंगे। यहां पे इलेक्ट्रोड्स लगा देने से, है ना, अब मान लीजिए आपने इसको इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करें, यहां पे आप इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट हो जाएगा, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट हो जाएगा। और है ना, पार्टिकल्स जो है, कोलाइडल पार्टिकल्स तो जो अंदर है वो तो एज इट इज रह ही जाएंगे, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि मैंने यहाँ पे रेड रंग से एक पाउच बनाया है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ये पार्टिकल्स, कोलाइडल पार्टिकल पास नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो जो इलेक्ट्रोलाइट पार्टिकल होंगे, जैसे Cl- है या Fe+3 है, ठीक है ना, तो दो जो Cl- होंगे इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से और तेजी से निकल जाएंगे। वैसे यहाँ आयरन जो है वो भी, है ना, इस इलेक्ट्रोड से अट्रैक्ट होके इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से तुरंत बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और ऑफ कोर्स तो यहां पर दो दो फैक्टर्स काम कर रहे हैं। एक तो प्योर वाटर होने की वजह से भी आयंस बाहर डिफ्यूज करना चाहते हैं, और उनके डिफ्यूजन को ये इलेक्ट्रोड लगा देने से उनका डिफ्यूजन और भी कैटालाइज हो जाएगा, ठीक है ना, और भी कैटालाइज हो जाएगा। तो ये आपका इलेक्ट्रोडायलिसिस मेथड हो गया। तीसरा प्यूरिफिकेशन का मेथड है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कोई डायलिसिस से डिफरेंट नहीं है, डायलिसिस जैसा ही मेथड है, बस फर्क यह है कि डायलिसिस में हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज करते हैं, है ना, और यहां पर क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हम लोग जो है वो अल्ट्रा फिल्टर पेपर यूज करते हैं। तो अल्ट्रा फिल्टर पेपर क्या होता है, ध्यान दिया जाए, मान लीजिए एक आम फिल्टर पेपर से तो कोलाइडल पार्टिकल पास कर जाता है, तो ऐसा फिल्टर पेपर बनाया जाए जिससे कोलाइडल पार्टिकल पास ना करे। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक नॉर्मल फिल्टर पेपर जो होता है उस पे हम लोग एक लायोफिलिक सोल लगाते हैं, ठीक है, एक कोलाइडल सॉल्यूशन लगा देते हैं, लायोफिलिक सोल इसके ऊपर मल देते हैं, जिससे इसका जो पोर्स है ना, ऑफ कोर्स उसको लगाने के बाद उसको सुखा दिया जाता है, ठीक है। और लायोफिलिक सोल लगाने के बाद, इसको पूरा लगाने के बाद इसके पोर्स थोड़े से छोटे हो जाते हैं, और इसके पोर्स थोड़े से छोटे हो जाते हैं। तो यहां पे हमने किया क्या, यहां पे एक फिल्टर पेपर लिया और उस पर, है ना, लायोफिलिक कोलॉइड जो है ना, लगा दिया इसके ऊपर, लायो फिल्टर पेपर पे लायोफिलिक कोलॉइड लगाया, और फिर इसको है ना, फॉर्मेल्डिहाइड के एक कोलाइड में डालकर सूखने के लिए छोड़ दिया गया, ठीक है। तो उसके बाद इसको फॉर्मेल्डिहाइड के कोलाइडल सोल में डालकर और उसके बाद उसको ड्राई कर लिया गया, सुखा लिया गया। सुखा लेने पर, इतना कुछ करने पर ये फिल्टर पेपर के पोर्स जो है वो बहुत छोटे हो जाते हैं। अब आप इस फिल्टर पेपर को आप कोन बना लीजिए, और क्या करिए, आप ऐसे कर सकते हैं फिल्ट्रेशन। अब आप एक प्योर वाटर ले लीजिए, यहां पे आपने प्योर वाटर ले लिया, प्योर वाटर ले लीजिए, इस अल्ट्रा फिल्टर पेपर को मरोड़ के या गोल करके आप एक कोन बना लीजिए, ठीक है। और यहां पे आप पानी भर दीजिए और इसके अंदर सोल भर दीजिए, ठीक है, सोल भर दीजिए। अब ये जो सोल होगा इसके अंदर, है ना, उसमें जो कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे वो तो बाहर निकल नहीं पाएंगे, लेकिन जो छोटे मोटे इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, है ना, वो इस फिल्टर पेपर से बड़े आराम से, ये स्पेशल तरह का फिल्टर पेपर है जिसको अल्ट्रा फिल्टर पेपर कहते हैं, इसको हम लोग अल्ट्रा फिल्टर पेपर कहते हैं। तो इस अल्ट्रा फिल्टर पेपर में, है ना, यहां मैंने कोलाइडल सोल डाला हुआ है,
है ना, और इस कोलाइडल सोल में से जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स है वो धीरे धीरे रिस्क कर, वही डिफ्यूजन की वजह से रिस्क कर बाहर चले आते हैं, ठीक है, रिस्क कर बाहर चले आते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बिल्कुल डायलिसिस जैसा ही प्रोसेस है, बस अंतर यह है कि यहां पे हम लोग अल्ट्रा फिल्टर पेपर यूज करते हैं। अब बात लास्ट मेथड प्यूरिफिकेशन की है, वो है चौथा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन लास्ट मेथड है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, इसको भी समझिए। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन एक और मेथड है प्यूरिफिकेशन का। हम करते क्या है, मान लीजिए एक कोलॉइड है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी मौजूद हैं और बहुत सारे कोलाइडल पार्टिकल भी मौजूद है, इलेक्ट्रोलाइट्स हम निकालना चाहते हैं। तो क्या करिए, इसको घुमाइए बहुत तेजी से, इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करिए, आप स्टीयर करिए इसको बहुत तेजी से। स्टीयर करेंगे तो जितने भी कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, वो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, वो बीच में आकर इकट्ठा हो जाएंगे यहां पे, ठीक है। ये सारे कोलाइडल पार्टिकल्स हैं जिनको मैं ऐसा दिखा रहा हूं, ये इनके ऊपर रेड रंग की एक कोलाइडल है ना चार्ज की लेयर है, ठीक है, मैंने ऐसा दिखाया है। ये कोलाइडल पार्टिकल जो है वो बीच में इकट्ठा हो जाएंगे, बीच में इकट्ठा हो जाते हैं, और जितने भी हल्के इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे वो अगल बगल चक्कर काट रहे होंगे, ठीक है, पेरीफेरी पे होंगे, पेरीफेरी पे होंगे, किनारे होंगे। बीच में आपने देखा होगा कभी कोई भारी चीज है घोल देते हैं तो आप चीनी ही घोल देते हैं, तो जो बची हुई चीनी है वो बीच में रहती है, जबकि हल्की चीजें जो है वो किनारे है ना घूमती रहती है। अब आप एक फ्रेश डिस्पर्जन मीडियम लीजिए, आप ये एक फ्रेश डिस्पर्जन मीडियम है, दिस इज फ्रेश डिस्पर्जन मीडियम, फ्रेश डिस्पर्जन मीडियम है, ठीक है, एक फ्रेश डिस्पर्जन मीडियम है। और यही डिस्पर्जन मीडियम जो यहां था, डिस्पर्जन मीडियम मतलब होता है सॉल्वेंट, वही डिस्पर्जन मीडियम यहां था, लेकिन यहां पे इलेक्ट्रोलाइट्स घुले हुए थे। आप धीरे से यहां आप एक होल करिए और इन सारे पार्टिकल्स को निकालकर फिर से एक फ्रेश डिस्पर्जन मीडियम में डाल दीजिए, ठीक है। ऐसा करेंगे आप तो आप सारे जो इंप्योरिटीज है उसको पिछले ही सोल में छोड़ आए, और जितना कोलाइडल पार्टिकल्स था उसको आप एक नए डिस्पर्जन मीडियम में डाल दीजिए। अब यहां पर एक सोल बन जाएगा और इस सोल में वो सारे इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होंगे जिनसे हम निजात पाना चाहते थे, ठीक है ना, वो चीज जो है यहां पे हो जाएगी। ये ऐसे, ठीक है, और ये आपका एक फ्रेश है ना प्योर कोलाइडल सोल बन जाएगा, कोलाइडल सोल बन जाएगा। तो आपने देखा यहां पे मैंने बताया कि है ना कोलाइड्स की प्यूरिफिकेशन करने के कई तरीके हैं हम लोगों के पास, ठीक है, और कैसे कैसे हो सकता है। पहला मेथड था डायलिसिस, जो कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होता है। डायलिसिस को और कैटालाइज करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा सकते हैं डायलाइजर में, है ना, उस प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोडायलिसिस कहते हैं। अगर आपके पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं है तो भी आप डायलिसिस कर सकते हैं, उसके लिए आपको अल्ट्रा फिल्टर पेपर लेना होगा। अल्ट्रा फिल्टर पेपर नॉर्मल फिल्टर पेपर में लायोफिलिक कोलाइड लगाकर फॉर्मेल्डिहाइड कोलाइडल में डालकर उसे सुखा देते हैं, आपको अल्ट्रा फिल्टर पेपर मिल जाता है, ठीक है। और जो चीज मिलती है उसको हम लोग कोलाइडल इस प्रोसेस से अगर प्यूरिफिकेशन करते हैं तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाता है। और लास्टली मैंने अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन कहा था, जिसमें सेंट्रीफ्यूज में डालकर एक जगह इकट्ठा करके पार्टिकल को धीरे से निकाल के फ्रेश डिस्पर्जन मीडियम में डालकर एक प्योर कोलाइडल सोल फिर से रीजनरेट कर देते हैं। तो ये आपका प्यूरिफिकेशन का मेथड था। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में है ना ये सीखा कि कैसे कोलाइडल सोल्स को प्रिपेयर किया जाता है, और प्रिपेयर करते वक्त जितनी उसके अंदर इंप्योरिटीज आ जाती है उनको कैसे रिमूव करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में और बात करते हैं कोलाइडल सोल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत लंबी लिस्ट है प्रॉपर्टीज की, हेट्रोजेनिटी है ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, विजिबिलिटी, टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मोशन, चार्ज, कोएगुलेशन, प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी, अनगिनत प्रॉपर्टीज हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में और बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स की। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।